क्या आप युद्ध के सबसे घातक शस्त्रागार वैक्यूम बम के बारे में जानते हैं? यह इतना घातक हथियार है कि यह परिदृश्य को बदल देता है और अपने पीछे तबाही मचाता है। अपनी अद्वितीय विनाशकारी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए यह मूक विध्वंसक एक शून्य पैदा करता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जबरदस्त बल से नष्ट कर देता है। गुफाओं और बंकरों जैसे छिपे हुए स्थानों को भेदने की उनकी क्षमता थर्मोबैरिक हथियारों को विशिष्ट बनाती है, जो उन्हें छिपे हुए या किलेबंद दुश्मन ठिकानों के खिलाफ विशेष रूप से प्रभावी बनाती है। इस बम को इतना शक्तिशाली क्या बनाता है? यह विश्व युद्ध पर क्या प्रभाव डालेगा? आइए हम जानें कि एक वैक्यूम बम किसी इमारत और उसके लक्ष्यों पर क्या असर डालता है। थर्मोबैरिक बम, जिसे ईंधन वायु विस्फोटक भी कहा जाता है, आधुनिक युद्ध में एक शक्तिशाली और अत्यधिक विनाशकारी हथियार है। इसकी खासियत यह है कि यह अपने आसपास मौजूद ऑक्सीजन, जो मुख्यतः हवा से ली जाती है, का उपयोग करने में सक्षम है। पारंपरिक विस्फोटकों के विपरीत, जिन्हें प्रज्वलित होने के लिए ईंधन और ऑक्सीकारक के एक विशिष्ट मिश्रण की आवश्यकता होती है, वैक्यूम बम विस्फोटक पदार्थ को फैलाने के लिए एक छोटे से आवेश का उपयोग करता है। यह पदार्थ या तो स्वयं प्रज्वलित हो सकता है या एक द्वितीयक आवेश द्वारा प्रज्वलित हो सकता है। जब यह सूक्ष्म रूप से परिक्षिप्त विस्फोटक पदार्थ प्रज्वलित होता है, तो यह अत्यधिक उच्च तापमान उत्पन्न करता है और एक विनाशकारी दाब तरंग छोड़ता है, जो अक्सर बम के प्रभाव का सबसे घातक हिस्सा होता है। वैक्यूम बम विभिन्न आकारों में आते हैं, हैंडहेल्ड ग्रेनेड से लेकर विशाल सर्वशक्तिशाली बमों तक, जिनकी विस्फोटक शक्ति 44 टन TNT के बराबर होती है। थर्मोबैरिक बमों की ऐतिहासिक वंशावली प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ी है, जहां जर्मन प्रयासों से आग लगाने वाले गोले बनाए गए, जिन्हें जर्मन में ब्रैंड ग्रेनाइट कहा जाता है। इन गोलों में धीमी लेकिन तीव्रता से जलने वाले पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें टार और बारूद के चूर्ण से युक्त ऊतक जैसे पदार्थ शामिल होते थे। विस्फोट के बाद ये गोले लगभग 2 मिनट तक तेजी से जलते रहे, जिससे जलते हुए घटक सभी दिशाओं में बिखर गए। थर्मोबैरिक बमों के विकास का क्रम द्वितीय विश्व युद्ध में भी जारी रहा, जब ऑस्ट्रियाई भौतिक विज्ञानी मारियो जिप्परमेयर के मार्गदर्शन में जर्मन वेहरमाच ने एक वैक्यूम बम की खोज शुरू की। हालांकि एक कार्यात्मक थर्मोबैरिक बम बनाने में एक महत्वपूर्ण सफलता वियतनाम युद्ध के दौरान मिली। प्रारंभिक मॉडल CBU-55 इसी युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना द्वारा परीक्षण के तौर पर पेश किया गया था। 1971 में एग्लिन वायुसेना अड्डे पर स्थित वायुसेना हथियार केंद्र की एक समर्पित टीम ने CBU-55 के प्रोटोटाइप संस्करणों को दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचाकर एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया। इसका उद्देश्य 2 अपेक्षाकृत धीमी गति वाले हमलावर विमानों A-37 और E-1 पर परीक्षण करना था। 1971 के अंत में बीएन हुआ एयरबेस पर 604 विन स्पेशल ऑपरेशंस स्क्वाड्रन के E-37 पायलटों के साथ मिलकर टीम ने सीमित संख्या में लड़ाकू परीक्षण मिशनों को अंजाम दिया। उसी वर्ष दिसंबर में नाखोन फानोम रॉयल थाई एयरबेस तक परीक्षण अभियान चलाए गए, प्रथम स्पेशल ऑपरेशंस स्क्वाड्रन के साथ काम करते हुए और E-1 विमान का इस्तेमाल करते हुए। उल्लेखनीय रूप से 6 नवंबर, 2, 5 और 8 दिसंबर को 2 जहाजों वाले A-1 विमानों ने 4 उड़ानें भरी, जिनमें से प्रत्येक में 4 CBU-55 कैनिस्टर थे। इन अभियानों के दौरान NKP परीक्षण परियोजना अधिकारी और उड़ान प्रमुख कैप्टन रैंडी जेन ने एग्लिन टीम के साथ मिलकर परीक्षण परिणामों का दस्तावेजीकरण किया। दुर्भाग्य से समग्र मूल्यांकन अनुकूल परिणाम नहीं दे पाया। 3 प्रोपेन कैनिस्टरों को छोटे पैराशूटों के नीचे उतारने की अपरंपरागत तैनाती पद्धति के कारण चिंताएं पैदा हुईं, जो तेज हवा के बहाव के प्रति संवेदनशील थीं। इससे हवा के बहाव को कम करने के लिए कम ऊंचाई पर छोड़े जाने पर डिलीवरी की सटीकता और विमान की उत्तरजीविता पर सवाल उठे। इसके अलावा CBU-55 कैनिस्टर के सपाट पिछले सिरे की भारी ड्रैग विशेषताओं ने A-1 की अन्य गोला बारूद, रॉकेट और CBU ले जाने की क्षमता को गंभीर रूप से सीमित कर दिया, जिससे जटिलता का एक और स्तर जुड़ गया। फरवरी से मार्च 1972 तक कैंतो में तैनात अमेरिकी नौसेना लाइट अटैक स्क्वाड्रन 4 ने मेकांग नदी के उत्तर में अमेरिकी सेना और ERVN के संयुक्त अभियानों में सहायता के लिए OV-10 ब्रोंको के साथ कई प्रायोगिक उड़ानें भरी। इन अभियानों के दौरान इस्तेमाल किए गए मोर्टार को प्रायोगिक माना गया, जिसके कारण गिराए गए स्थानों पर दुश्मन के अवशेषों पर प्रभाव का आकलन करने के लिए पैथोलॉजी टीमों को भेजा गया। बीएन हुआ और NKP में परीक्षणों के परिणामों के आधार पर वायुसेना द्वारा थिएटर में लड़ाकू इकाइयों के लिए CBU-55 को तैनात न करने के निर्णय के बावजूद कनस्तरों की एक सूची बनाए रखी गई थी। 21 अप्रैल 1975 से, जब दक्षिण वियतनाम का अधिकांश भाग वियतनाम की जनसेना के नियंत्रण में था, CBU-55 का उपयोग एक रणनीतिक विचार बन गया। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए एक CBU-55 को बीएन हुआ पहुंचाया गया और वियतनाम में वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारी मेजर जनरल होमर डी
स्मिथ ने पीएवीएन के विरुद्ध इसके उपयोग को मंजूरी दे दी। एक RVNAF C-3 परिवहन विमान ने 20,000 फीट की ऊंचाई पर बम गिराया, जिसके परिणाम स्वरूप 4 एकड़ क्षेत्र में भीषण विस्फोट हुआ। विशेषज्ञों का अनुमान है कि लगभग 250 सैनिक मारे गए, मुख्यतः जलने के बजाय ऑक्सीजन की तत्काल कमी के कारण। उल्लेखनीय रूप से यह युद्ध में CBU-55 की तैनाती का एकमात्र उदाहरण था और दक्षिण वियतनाम की सरकार ने अंततः 30 अप्रैल को आत्मसमर्पण कर दिया। CBU-55 की अगली पीढ़ी CBU-7 तो ईंधन वायु हथियारों के साथ वियतनाम युद्ध के बाद अमेरिकी सैन्य शस्त्रागार में शामिल कर ली गई, जिसका उपयोग इराक में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में किया गया। यह निरंतर विकास थर्मोबैरिक बमों के विकास और तैनाती से जुड़े जटिल इतिहास और रणनीतिक विचारों को रेखांकित करता है। थर्मोबैरिक हथियारों की उत्पत्ति वियतनाम युद्ध के बाद की घटनाओं में निहित है, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईंधन वायु विस्फोटकों के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। यह रणनीतिक नवाचार सोवियत संघ के वैज्ञानिकों की नजरों से नहीं छूटा, जिन्होंने तुरंत ही दुर्जेय FAE हथियार बनाने की अपनी खोज शुरू कर दी। अफगानिस्तान संघर्ष के बाद के दौर में अथक अनुसंधान और विकास प्रयासों का दौर चला, जिसकी परिणति तीसरी पीढ़ी के FAE वॉरहेड्स के निर्माण में हुई, जिसका प्रमुख उदाहरण रूसी शस्त्रागार में उन्नत RPO-A है। प्रौद्योगिकी और सामरिक क्षमताओं में उल्लेखनीय प्रगति ने रूसी सैन्य ढांचे के भीतर थर्मोबैरिक हथियारों के विकास को चिह्नित किया है। उदाहरण के लिए TBG-7V थर्मोबैरिक ग्रेनेड की मारक क्षमता 10 मीटर है। यह ग्रेनेड विशेष रूप से प्रसिद्ध RPG-7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर से लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो विभिन्न हथियार प्रणालियों में थर्मोबैरिक क्षमताओं के एकीकरण को दर्शाता है। निकट युद्ध परिदृश्यों में 43 मिमी पंप एक्शन ग्रेनेड लॉन्चर GM-94 केंद्र बिंदु बन जाता है, क्योंकि इसे थर्मोबैरिक ग्रेनेड दागने के लिए डिजाइन किया गया है। 250 ग्राम वजन और 160 ग्राम विस्फोटक सामग्री से युक्त GM-94 को 3 मीटर की मारक क्षमता के साथ सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया है, जो सीमित स्थानों में इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करता है। जानबूझकर बनाया गया विखंडन मुक्त डिजाइन 4 मीटर की सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करके सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है। पैदल सेना के पोर्टेबल RPG जैसे कि RPO-A और उसका उन्नत समकक्ष RPO-M थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। RPO-M एक अत्यधिक शक्तिशाली थर्मोबैरिक वॉरहेड से लैस है, जिसकी TNT क्षमता 5 किलोग्राम है और यह बड़े कैलिबर के उच्च विस्फोटक विखंडन तोपखाने के गोले को टक्कर देने की क्षमता प्रदर्शित करता है। RSH-G1 और RSH-G2 जैसे वेरिएंट, जो क्रमशः RPG-27 और RPG-26 से प्राप्त हुए हैं, थर्मोबैरिक शस्त्रागार का और विस्तार करते हैं। RSH-G1 में 10 मीटर की मारक क्षमता है, जो 6 किलोग्राम TNT के प्रभाव के बराबर है। टैंकरोधी मिसाइलों को भी थर्मोबैरिक वॉरहेड वेरिएंट के एकीकरण से छूट नहीं मिली है। 9M133 क्रिजांटिमा, 9M33 कॉर्नेट और 9K115-2 मिडास-M जैसी मिसाइलों में भी सुधार किया गया है। कॉर्नेट EM में एक थर्मोबैरिक वेरिएंट है, जिसकी अधिकतम सीमा 10 किलोमीटर और TNT तुल्यता 7 किलोग्राम है। BM-30 स्मिर्च मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया 300 मिमी 9M55S थर्मोबैरिक क्लस्टर वॉरहेड रॉकेट और 220 मिमी थर्मोबैरिक रॉकेट दागने के लिए 24 ट्यूबों से सुसज्जित विशेष रूप से निर्मित TOS-1 MLRS विविध सैन्य प्लेटफार्मों पर थर्मोबैरिक हथियारों को उन्नत करने की रूस की प्रतिबद्धता को और रेखांकित करते हैं। अपने विशाल 700 किलोग्राम थर्मोबैरिक वॉरहेड के साथ इस्कंदर-M थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल इस क्षेत्र में रूसी नवाचार की गहराई का उदाहरण है। रूसी वायुसेना के हथियारों का दायरा विभिन्न प्लेटफार्मों पर थर्मोबैरिक तकनीक की अनुकूलनशीलता और प्रभावशीलता को दर्शाता है। AS-8 और S-13 जैसे रॉकेट, KAB-500OD और OD-IAB-500PM जैसे बम और KB-1500 जैसे निर्देशित बम सभी थर्मोबैरिक वेरिएंट से युक्त इन हथियारों की बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाते हैं। सितंबर 2007 में एक ऐतिहासिक घटना में रूस ने अब तक के सबसे बड़े थर्मोबैरिक हथियार के विस्फोट का परीक्षण किया, जिसे उपयुक्त रूप से सभी बमों का जनक कहा गया है। परमाणु हथियार के बराबर क्षमता वाला यह परीक्षण अमेरिका द्वारा विकसित मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट बम, जिसे पहले सभी बमों की जननी कहा जाता था, का सीधा जवाब था, जिसने शक्तिशाली गैर परमाणु हथियारों के क्षेत्र में रूस की स्थिति को मजबूत किया। थर्मोबैरिक हथियारों में निरंतर विकास सैन्य प्रौद्योगिकी में नवाचार के प्रति रूस की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। विविध सैन्य प्लेटफार्मों में उन्नत थर्मोबैरिक क्षमताओं का एकीकरण आधुनिक युद्ध में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए अपनी रणनीतिक क्षमताओं को अनुकूलित और विस्तारित करने में देश की दक्षता को दर्शाता है। जैसे जैसे रूस थर्मोबैरिक हथियारों के अनुसंधान और विकास में निवेश करना जारी रखता है, वैश्विक सैन्य परिदृश्य विस्फोटक आयुध की प्रकृति और क्षमता में एक क्रांतिकारी बदलाव देख रहा है। 1923 में स्पेन के रक्षा मंत्रालय
आयुध एवं सामग्री महानिदेशालय और यूनियन एक्सप्लोसिवोस रियो टिंटो की सहायक कंपनी एक्सप्लोसिवोस अलावेसिस के बीच एक अभूतपूर्व सहयोग की शुरुआत हुई। इस संयुक्त पहल का उद्देश्य एक अत्याधुनिक थर्मोबैरिक बम विकसित करना था जिसे बॉम्बा एक्सप्लोसिवा डे एयर कॉम्बस्टिबल या BAC के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य थर्मोबैरिक हथियारों की क्षमताओं को बढ़ाना था और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सावधानीपूर्वक नियोजित और क्रियान्वित अनुसंधान एवं विकास प्रक्रिया शुरू की गई। प्रोटोटाइप का सफल निर्माण इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। सर्वोच्च सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रोटोटाइप का एक विदेशी स्थान पर कठोर परीक्षण किया गया। यह दृष्टिकोण BAC से जुड़े तकनीकी रहस्यों की सुरक्षा की अनिवार्य आवश्यकता से प्रेरित था, जो परियोजना की संवेदनशीलता और रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। इसके बाद स्पेनिश वायु और अंतरिक्ष सेना BAC की संरक्षक बन गई और अपने भंडार में इन उन्नत थर्मोबैरिक बमों की एक अज्ञात मात्रा को बनाए रखा। पूर्व की ओर बढ़ते हुए चीन जनवादी गणराज्य की ओर 1996 में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया जब पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने PF-97 के विकास की पहल की। इस पोर्टेबल थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर को सोवियत RPO-A श्मेल से प्रेरणा मिली, जो एक दुर्जेय विरासत वाला पूर्ववर्ती था। 2000 में पेश किए गए PF-97 का वजन 3.5 किलोग्राम बताया गया था और इसमें 2.1 किलोग्राम थर्मोबैरिक फिलर था। इसका उन्नत संस्करण PF-97I 2008 में लॉन्च किया गया, जो चीन की अपनी थर्मोबैरिक क्षमताओं को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रॉकेट लॉन्चरों के अलावा चीन के थर्मोबैरिक शस्त्रागार में बम, ग्रेनेड और रॉकेट जैसे कई हथियार शामिल हैं। देश में चल रहे अनुसंधान का ध्यान थर्मोबैरिक तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य 200-500 डिग्री तक के तापमान तक पहुंचने में सक्षम हथियार बनाना है। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील ने 2004 में थर्मोबैरिक हथियारों के क्षेत्र में प्रवेश किया। एरोनॉटिक्स के सैन्य कर्मचारियों और एरोनॉटिकल एवं सैन्य उपकरण बोर्ड के अनुरोधों पर प्रतिक्रिया देते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड स्पेस ने ट्रोकैनो नामक एक थर्मोबैरिक परियोजना विकसित करना शुरू किया। इस पहल ने सैन्य क्षेत्र में तकनीकी नवाचार के प्रति ब्राजील की प्रतिबद्धता को दर्शाया। ट्रोकैनो, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के विशाल ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट और रूस के सभी बमों के जनक के समान डिजाइन किया गया था, ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन एक C-130 हरक्यूलिस विमान, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हरक्यूलिस कहा जाता है, में पैलेट लोड करके किया। तैनाती के समय पैराशूट से लैस इस बम ने वायुगतिकी पर आधारित अपने प्रक्षेप पथ का अनुसरण किया, जो प्रमुख सैन्य शक्तियों के अपने समकक्षों के समान था। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए 2009 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई। रक्षा मंत्रालय ने अफगानिस्तान में आर्मी एयर कॉर्प्स ऑगस्टा वेस्टलैंड अपाचे द्वारा अमेरिका से खरीदी गई AGM-114 हेलफायर मिसाइलों के इस्तेमाल की पुष्टि की। ब्लास्ट फ्रैगमेंटेशन वॉरहेड्स से लैस ये मिसाइलें 2008 और 2009 में तैनात की गईं, जिनकी कुल संख्या 40 थी। रक्षा मंत्रालय ने इन मिसाइलों के विशिष्ट डिजाइन पर जोर दिया ताकि इमारतों को ध्वस्त किया जा सके और इमारतों के भीतर मौजूद लोगों को मार गिराया जा सके, जिससे तालिबान के खिलाफ कार्रवाई में आने वाली कमियों को दूर किया जा सके। ब्रिटिश पायलटों के लिए कड़े नियमों का पालन और व्यापक कॉकपिट निरीक्षण थर्मोबैरिक क्षमताओं की तैनाती में सटीकता और जवाबदेही का उदाहरण है। रक्षा मंत्रालय द्वारा 2018 में एक अनजाने खुलासे से जनरल एटॉमिक्स MQ-9 रीपर्स के बारे में जानकारी सामने आई, जिन्हें सीरियाई गृह युद्ध के दौरान रॉयल एयर फोर्स ने तैनात किया था। इस खुलासे ने सीरिया में कार्यरत RAF के हमलावर ड्रोनों पर थर्मोबैरिक वॉरहेड्स से लैस AGM-114 हेलफायर मिसाइलों के हथियारों का खुलासा किया। इस खुलासे ने अनजाने में ही युद्ध के उभरते परिदृश्य को उजागर कर दिया, जिसमें उन्नत थर्मोबैरिक क्षमताओं से लैस मानव रहित हवाई वाहन आधुनिक संघर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में 2010 के दशक में थर्मोबैरिक तकनीक में उल्लेखनीय प्रगति हुई। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने उच्च विस्फोटक स्क्वैश हेड राउंड से प्रेरणा लेकर 120 मिमी थर्मोबैरिक राउंड विकसित करके अग्रणी भूमिका निभाई। अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक के लिए डिजाइन किए गए इन राउंडों में टैंक के गोले में थर्मोबैरिक विस्फोटकों को शामिल किया गया था। आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों ने इन राउंडों के डिजाइन और विकास का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य दुश्मन के बंकरों और हल्के बख्तरबंद वाहनों सहित विभिन्न लक्ष्यों के विरुद्ध उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाना था। ARD द्वारा विकसित थर्मोबैरिक राउंड में ईंधन समृद्ध विस्फोटक संरचना का प्रयोग किया गया था, जिससे प्रभाव पड़ने पर विस्फोट का अतिदाब और ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न हुई। यह गतिशील संयोजन दुश्मन की किलेबंद संरचनाओं, बंकरों
इमारतों और दुश्मन के कर्मियों व हल्के बख्तरबंद वाहनों जैसे आसान लक्ष्यों को नुकसान पहुंचाने में अत्यधिक प्रभावी साबित हुआ। 2011 में सर्बियाई कंपनी बाल्कन नोवोटे द्वारा थर्मोबैरिक हैंड ग्रेनेड TG-1 का भी निर्माण किया गया। यह वैश्विक बाजार में उपलब्ध थर्मोबैरिक हथियारों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण वृद्धि थी। अपनी उन्नत थर्मोबैरिक क्षमताओं के साथ TG-1 हैंड ग्रेनेड के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय खिलाड़ी बन गया, जिसने सैन्य प्रौद्योगिकी के निरंतर विकास को प्रदर्शित किया। थर्मोबैरिक हथियारों की खोज 2017 में और आगे बढ़ी जब यूक्रेन ने यूक्रोबोरॉनप्रोम के रासायनिक उत्पादों के वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान और आर्टेम स्टेट एंटरप्राइज, जिसे आर्टेम होल्डिंग कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, के संयुक्त प्रयासों से एक अभूतपूर्व उत्पाद RGT-27S का अनावरण किया। लगभग 600 ग्राम वजन वाले ये थर्मोबैरिक ग्रेनेड क्षेत्र में एक बड़ी छलांग साबित हुए। विस्फोट के बाद इनसे 2 सेकंड का एक जबरदस्त अग्नि बादल उत्पन्न हुआ, जिसकी आयतन सीमा कम से कम 13 मीटर घन मीटर थी और तापमान 2500 डिग्री तक पहुंच गया। इस उच्च तापमान ने दुश्मनों को प्रभावी ढंग से नष्ट कर दिया और हल्के बख्तरबंद वाहनों को भी नष्ट करने की क्षमता प्रदर्शित की। 2018 में अजरबैजान अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में RGT-27S के पदार्पण ने थर्मोबैरिक हथियारों में अपनी तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए यूक्रेन की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। अंतरराष्ट्रीय मंच पर वर्ष 1980 में मैक्सिको, स्विट्जरलैंड और स्वीडन ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र में थर्मोबैरिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की वकालत करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि उनके समन्वित प्रयासों के बावजूद प्रस्ताव को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और यह प्रस्ताव विफल हो गया। इसने थर्मोबैरिक हथियारों के विनियमन और निषेध पर वैश्विक सहमति बनाने से जुड़ी चुनौतियों को उजागर किया। बाद के वर्षों में संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण अनुसंधान संस्थान ने इन हथियारों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता को पहचाना और उन्हें उन्नत विस्फोटक हथियार के रूप में चिह्नित करने का प्रयास किया। 2023 के आसपास थर्मोबैरिक हथियारों के बढ़े हुए विस्फोटक प्रभावों की क्षमता को पहचानते हुए उन्हें विनियमित करने के प्रयास किए गए। हालांकि इन प्रयासों में बाधाएं आईं और वैश्विक विनियमन की दिशा में आगे बढ़ना अभी भी मुश्किल बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जटिल प्रकृति और सैन्य तकनीक के इस्तेमाल पर अलग-अलग दृष्टिकोणों ने अक्सर ऐसे मामलों पर व्यापक समझौते हासिल करने में चुनौतियां खड़ी की। जैसे जैसे ओसामा बिन लादेन की तलाश तेज होती गई, संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार को एक ऐसे हथियार की जरूरत महसूस हुई जो उन जटिल गुफाओं को भेद सके जहां दुश्मन पनाह लेता था। इस तात्कालिकता ने ब्लू 118B थर्मोबैरिक बम के निर्माण को जन्म दिया, जो आवश्यकता से प्रेरित था और असाधारण परिस्थितियों में विकसित किया गया था। ब्लू 118B के विकास और तैनाती के लिए तैयार होने पर सैन्य और विशेषज्ञ समुदाय इस हथियार की अत्यधिक घातकता से स्तब्ध रह गए। इसकी अपार विनाशकारी शक्ति ने विशेषज्ञों के बीच निरंतर बहस को जन्म दिया, जिससे ऐसे दुर्जय हथियार के निर्माण से जुड़े नैतिक पहलुओं पर सवाल उठे। उस समय मध्य पूर्व के भू राजनीतिक परिदृश्य में बढ़ते तनाव की स्थिति थी और अफगानिस्तान के जटिल गुफा नेटवर्क में जमे अल कायदा और तालिबान की ताकतों को बेअसर करना बेहद जरूरी था। राष्ट्रीय सुरक्षा की नाजुक स्थिति को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने थर्मोबैरिक हथियार तैनात करने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि यह जमीन की गहराई में घुसकर गुफा परिसर को नष्ट करने के असंभव से लगने वाले काम को अंजाम दे सकेगा। 2 मार्च 2002 को अफगानिस्तान के पास या उसके आसपास एक अज्ञात जगह पर एक गुप्त अभियान चलाया गया। एक निर्णायक क्षण तब आया जब चौथे फाइटर विंग के 333वें फाइटर स्क्वाड्रन चीफ से संबद्ध एक F-15E स्ट्राइक ईगल ने अभूतपूर्व महत्व के एक मिशन पर कदम रखा। विमान के रैक से अशुभ रूप से लटका हुआ पहला ऑपरेशनल नीला 118B थर्मोबैरिक बम था। एक लक्ष्यीकरण लेजर की सहायता से F-15E स्ट्राइक ईगल के कंप्यूटर ने ऊंचाई, गति और सीमा जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए बम के प्रक्षेप पथ की सावधानी पूर्वक गणना की। फिर हथियार को सुरंग परिसर के प्रवेश द्वार की ओर तेजी से छोड़ा गया, जो एक घर जैसी दिखने वाली संरचना के पास रणनीतिक रूप से तैनात था। जैसे ही बम नीचे उतरा, उसके पंख और एयरफॉइल्स को विमान से निकलने वाली लेजर किरण के मार्गदर्शन में यह सुनिश्चित करने के लिए कुशलता से समायोजित किया गया कि वह अपने मार्ग पर बना रहे। दांव बहुत ऊंचा था और मिशन में तनाव व्याप्त था, क्योंकि हर कोई परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था। दुश्मन के गढ़ को ध्वस्त करने के लिए एक सफल हमले की उम्मीद कर रहा था। उम्मीदों के विपरीत नतीजा कुछ और ही निकला। बम अपने निर्धारित लक्ष्य से चूक गया और हालांकि विशिष्ट विवरण गोपनीय रहे, पेंटागन ने खुलासा किया कि बम समय से पहले ही फट गया था, जिससे उसकी विनाशकारी ऊर्जा जमीन के ऊपर फैल गई। इस अभूतपूर्व हथियार से जुड़ी बड़ी उम्मीदों को देखते हुए यह घटना एक गहरी निराशा का क्षण था।
रिपोर्टों से पता चलता है कि 1959 के चीन सोवियत सीमा संघर्ष के दौरान चीन के खिलाफ ईंधन वायु विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया था। इसके अतिरिक्त थर्मोबैरिक हथियारों से युक्त TOS-1 प्रणाली का परीक्षण 1980 के दशक के अंत में सोवियत अफगान युद्ध के दौरान किया गया था। रूसी सैन्य बलों ने कथित तौर पर प्रथम और द्वितीय चेचन युद्धों में ग्रोजनी की लड़ाई के दौरान जमीन से दागे जाने वाले थर्मोबैरिक हथियारों का इस्तेमाल किया था। चेचन युद्धों के दौरान TOS-1 भारी MLRS और ODAB 500 SP ईंधन वायु बमों के साथ RPOA श्मेल कंधे से दागे जाने वाले रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। 2004 में बेसलान स्कूल बंधक संकट के दौरान RPOA सहित हाथ से पकड़े जाने वाले थर्मोबैरिक हथियारों का कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया था। 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के दौरान रूसी सेना द्वारा थर्मोबैरिक हथियारों की तैनाती की खबरें आईं। फरवरी 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका में यूक्रेन के राजदूत ने रूस पर थर्मोबैरिक बम तैनात करने का आरोप लगाया। आर्मी एयर कॉर्प्स और रॉयल एयर फोर्स सहित ब्रिटिश सेनाओं ने अफगानिस्तान युद्ध में थर्मोबैरिक AGM-114N हेलफायर मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। सीरियाई गृहयुद्ध में भी AGM-114N हेलफायर मिसाइलों से लैस ब्रिटिश सैन्य ड्रोन तैनात किए गए थे। ह्यूमन राइट्स वॉच एंड यूरोमेड ह्यूमन राइट्स मॉनिटर ने 2008-2009 के गाजा संघर्ष और 2030 के इजराइल हमास युद्ध सहित पिछले संघर्षों में इजराइल द्वारा थर्मोबैरिक हथियारों के कथित इस्तेमाल की रिपोर्ट दी है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि सीरियाई गृहयुद्ध के दौरान रूसी और सीरियाई दोनों सरकारों ने विद्रोहियों और उनके कब्जे वाले इलाकों के खिलाफ थर्मोबैरिक बमों और गोला बारूद का इस्तेमाल किया था। मार्च 2030 में यूक्रेन की 29वीं मोटराइज्ड ब्रिगेड के सैनिकों ने एक माविक 3 ड्रोन द्वारा एक परित्यक्त रूसी पैदल सेना लड़ाकू वाहन पर दागे गए थर्मोबैरिक RGT-27S2 हैंड ग्रेनेड से हुए विनाश का प्रदर्शन किया। 1941 में लेबनान के बेरूत बैरक में हुई बमबारी के बाद से गुरिल्ला युद्ध में थर्मोबैरिक और ईंधन वायु विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके उदाहरणों में 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बमबारी और 2002 में जमाह इस्लामिया के हमलावरों द्वारा बाली में किए गए बम विस्फोट शामिल हैं। 2023 में हमास पर इजराइल पर हमले के दौरान नागरिक घरों पर थर्मोबैरिक रॉकेट दागने का आरोप लगा था। अंतरराष्ट्रीय कानून शत्रुओं को निशाना बनाकर किए जाने वाले सैन्य अभियानों में थर्मोबैरिक हथियारों, ईंधन वायु विस्फोटक उपकरणों या वैक्यूम बमों के इस्तेमाल पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध नहीं लगाता है। हालांकि कुछ पारंपरिक हथियारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, विशेष रूप से आग लगाने वाले हथियारों पर प्रोटोकॉल, नागरिक आबादी या बुनियादी ढांचे के खिलाफ इनकी तैनाती पर प्रतिबंध लगा सकता है। विभिन्न प्रयासों के बावजूद नवंबर 2022 तक थर्मोबैरिक हथियारों के इस्तेमाल पर नियम या सीमाएं स्थापित करने के सभी प्रयास विफल रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस का मानना है कि थर्मोबैरिक हथियार अपने डिजाइन के अनुसार स्वाभाविक रूप से अंधाधुंध नहीं होते, बल्कि अक्सर सटीक निशाना लगाने की क्षमता रखते हैं। यह सटीकता उन्मुख विशेषता संभावित रूप से संपार्श्विक क्षति को कम करके और सैन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक गोला बारूद की संख्या को न्यूनतम करके मानवीय लाभ प्रदान कर सकती है। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस घनी आबादी वाले क्षेत्रों में थर्मोबैरिक हथियारों के व्यापक प्रभाव और नुकसान पहुंचाने के कई तंत्रों के कारण इनके उपयोग में सावधानी बरतने की सलाह देता है। देखने के लिए शुक्रिया। जब तक आप यहाँ हैं, हमारी एक और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए अपनी स्क्रीन पर दिख रहे लिंक पर क्लिक करें। वहां मिलते हैं।